हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले लेक्चर में अपन ने बात करी थी फंक्शन में जीआईएफ की, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उस पर अपन ने एक क्वेश्चन करा था डोमेन से रिलेटेड। आज अपन उसको और अच्छे से समझने के लिए जीआईएफ पे कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ जीआईएफ ऑफ 1/2 जीआईएफ ऑफ 1/2 प्लस 1/1000 प्लस डैश 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 डैश। ये चल रहा है 1/2 प्लस 2946 डिवाइडेड बाई 1000, जहाँ पे ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीआईएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अपन ने देखा था कि अगर 0 से 1 के बीच में होती है वैल्यू इंक्लूडेड 0 तो उसका वैल्यू 0 आता है। जीआईएफ में अपन ने ये डिस्कस करा था। तो देखो इसका डायरेक्ट वैल्यू तो अपन निकाल नहीं सकते, तो अपन को इसमें ब्रेक करना पड़ेगा इंटरवल में कि 0 से 1 कहाँ तक बन रहा है, फिर 1 से 2 कहाँ तक बन रहा है, 2 से 3 कहाँ तक बनेगा। ऐसे अपन ब्रेक करके इसका वैल्यू निकालेंगे। जैसे फर्स्ट वाला टर्म है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 0/1000। अगर इसके पूरे टर्म्स की बात करूँ तो टोटल टर्म्स इसके हो जाएंगे। देखो 1 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके 2946, तो 2946 तो ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो 2947 इसके टोटल टर्म रहे होंगे। तो देखो इसको अपन ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं अपन, ये 1/2 एज इट इज लिखा अपन। ठीक है, 1/2 मतलब एक से छोटा वैल्यू आएगा तो इसका जीआईएफ 0 आएगा। तो कहाँ तक 0 आएगा, तो देखो जब तक ये 1/2 और नहीं बन जाएगा 1/2, क्योंकि देखो जैसे ये 1/2 बनेगा ये 1/2 प्लस 1/2 1 बन जाएगा और इस जीआईएफ का वैल्यू हो जाएगा 1। एग्जैक्ट इंटीजर पे वैल्यू आ जाएगा इसका इंटीजर। तो इससे जस्ट पहले वाला जो टर्म रहा होगा, तो ये 1/2 कब बनेगा, जब ये 500 बनेगा। तो 500 से पहले वाला कौन सा आ जाएगा, 499। तो 499 तक के सारे की सारी जो जीआईएफ की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो देखो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, यहाँ कहीं पे एक टर्म आ जाएगा 1/2 प्लस 499 डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ तक की जो सारी वैल्यू होगी वो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक जो वैल्यू बनेगा इसका वो उन दोनों का जो ये यहाँ पे जो भी वैल्यू बनेगा उसका जो सम आएगा वो 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटे का जीआईएफ हमेशा क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। इसके आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा भाई, ये बनेगा 500 1/2 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 1000। अब देखो ये 1/, ये बन रहा था अपना 0, तो ये कहाँ पे 2 बन जाएगा। तो देखो ये तो हमेशा 1/2 फिक्स है, तो कहीं पे जाके ये अगर 3/2 बन जाएगा तो 1/2 प्लस 3/2 ये बनेगा 2। देखो जीआईएफ को अपन ब्रेक करते हैं इंटीजर के बीच में, इंटीजर पे अपन उसको ब्रेक कर करके लिखेंगे। तो अगर ये 3/2 कब बनेगा भाई, जब यहाँ पे 1500 हो जाएगा, क्योंकि 1500 ये 1500 डिवाइडेड बाई 1000 बनेगा 3/2, और 3/2 1/2 प्लस 3/2 बन जाएगा 2। तो 1500 से पहले वाला टर्म कौन सा आएगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1499 1/2 प्लस 1499 डिवाइडेड बाई 1000। ये एक अलग से मैंने इनको डिवाइड कर दिया, अलग से सेपरेट कर लिया मैंने इनको। अब देखो इसके आगे वाला टर्म बनेगा, ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ से स्टार्टिंग कर दी अपन ने 2 की। अब 2 से अपन को 3 तक जाना है, 2 से अपन को 3 तक जाना है। तो 3 तक जाने के लिए ये क्या बनना चाहिए, 5/2 बनना चाहिए। तो ये 5/2 कहाँ पे बनेगा भाई, 2500 डिवाइडेड बाई 1000 तक। भाई जैसे ये बन रहा है 0.5, तो 3 बनाने के लिए और क्या चाहिए, 2.5। तो ये 2.5 कब बनेगा, जब 2500 होगा। तो 2500 से जस्ट पहले वाला मैं टर्म लिख लेता हूँ इसके अंदर, तो ये बनेगा 1/2 प्लस 2499 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस, देखो इसके आगे वाला टर्म लिख देते हैं अपन, क्या आएगा 1/2 प्लस 2500। अब देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे 3, तो अब 3 से स्टार्ट करेंगे अपन।
तो 3 से देखो कहाँ तक जाना है अपन को। ये अब देखो अपन को कहाँ तक जाना है, यहाँ पे 2946 तक। अगर इसमें अपन देखें तो देखो 1000 के इंटरवल पे ये क्या बन रहा है, इंटीजर बन रहा है। जैसे यहाँ पे 500 था, फिर ये 1500 हो गया, फिर ये 2500 हो गया। अब अगर आगे जाऊँगा मैं 3500, तो 3500 तक तो जाना ही नहीं अपन, तो कहाँ तक जाना है, 2946 तक ही जा सकते हैं। तो ये लास्ट वाला टर्म आ जाएगा 1/2 प्लस 2946 डिवाइडेड बाई 1000। अब देखो ये वाला जो सीरीज रहेगा इसका वैल्यू तो बन जाएगा हमेशा 0, क्योंकि ये जितना भी GIF आएगा वो 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटे का GIF का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ही आ जाएगा पूरा का पूरा 0। ठीक है, प्लस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 1/2 प्लस, तो ये 1 बनेगा। तो ये आगे कहाँ तक 1 बनेगा, ये देखो यहाँ तक 1 बन जाएगा, क्योंकि 1/2 प्लस ये समथिंग जो भी बनेगा, यानी कि 0.5 प्लस 1.499, तो ये बनेगा अपने पास में 2 से छोटा बनेगा। तो यहाँ तक इसका वैल्यू GIF का 1 रहेगा, तो ये 1 होगा। लेकिन ये कितने टर्म होंगे वो देख लो। तो देखो कहाँ से स्टार्ट करना अपन को, 500 से 1499 तक, ये कितने टर्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1000 टर्म्स। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये 1000 टाइम्स आएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 × 1000, या 1 को 1000 टाइम्स ऐड करोगे तो वो 1000 आ जाएगा। तो बात है कि 1 × 1000 या 1000 लिख दूँगा डायरेक्ट। प्लस इसके आगे यहाँ से देखो ये स्टार्ट हो जाएगा 2 तक, तो ये बनेगा 2 × इसका भी वैल्यू 2 होगा, इसका भी वैल्यू 2 होगा। और कहाँ तक होगा ये 2, ये देखो इससे जस्ट पहले वाला, यहाँ पे तो देखो ये 3 बन जाएगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 बनेगा। तो देखो कहाँ से आ रहा है, 1500 से 2499 तक जाओगे तो ये टर्म में बन जाएंगे 1000 टर्म। तो ये बनेगा 1000 टर्म। ठीक है, फिर प्लस बात करते हैं अपन इसकी। तो देखो इसके अंदर ये कितने बन जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट होगी इसकी वैल्यू 3, तो ये कितने टर्म होंगे। तो देखो कहाँ से स्टार्ट करना है अपन को, 2500 से 2946 तक। तो ये कितने टर्म बन जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे 447। अगर इसमें टर्म देखोगे 2500 से 2946 तक, तो ये टर्म बनेंगे 447। तो ये हो जाएगा 447। तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा। अब इसको ऐड कर देते हैं अपन। तो देखो ये तो बनेगा 1000, ये बन जाएगा 2000 प्लस देखो ये कितना बन जाएगा, 1341। तो 2000 प्लस 1000 प्लस 1341, तो ये बन जाएगा 4341। तो इसका आंसर आएगा 4341। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इसको इंटीजर पे ब्रेक किया। तो अपन को GIF को ऐसे ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा अपन आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें दिया है सोल्व x² - 4 - GIF of x = 0। देखो इसको ग्राफिकल तरीके से भी कर सकते हैं अपन, और अगर ग्राफिकल तरीके से नहीं कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा तो अपन इसमें x की वैल्यू पुट करके आराम से देख सकते हैं। तो देखो भाई ग्राफिकल तरीके से अगर इसको समझना हो तो अपन ने एक बात देखी थी कि जब भी ग्राफ बनाना हो इसको 2 अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में लिख लो। तो सपोज करो ये ऐसा कुछ दे रखा है, तो मैंने क्या कर लिया, इसको मान लिया y = कुछ और इसको मान लिया y = कुछ। तो ये तो अपने पास बन जाएगा एक पैराबोला, और ये बन जाएगा कितना, ये GIF बन जाएगा। तो GIF का भी अपन को पता है ग्राफ। तो देखो कैसे बना सकते हैं इसमें। अब देखो 2 ग्राफ बनाने से क्या फ़ायदा होगा, अपन ने बात करी है कि अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे को जितने पॉइंट पे कट कर जाएंगे वो उसके सॉल्यूशन होंगे। भाई यही तो होता है, जैसे उसमें क्वाड्रेटिक में मैंने बताया था कि अपन x एक्सिस को क्यों मान रहे हैं, क्योंकि उस इक्वेशन को अपन y = मानते थे और y = 0। y = 0 का मतलब हुआ करता था x एक्सिस। तो x एक्सिस जहाँ पे उस कर्व को कट करेगा वो उसके सॉल्यूशन होते थे या उसके रूट्स होते थे। तो वही वाला फंडा यहाँ पे लगा लेते हैं कि दोनों कर्व का मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, दोनों ग्राफ जहाँ पे एक दूसरे को कट कर जाएंगे वो उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। या फिर इसका एक और तरीका, अपन दोनों तरीकों की बात कर लेते हैं। देखो अगर इसका अपन ग्राफ बनाना चाहें y = x² - 4, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ अपन आराम से बना सकते हैं भाई। तो देखो ये ऐसा कुछ हो जाएगा,
बना के बता देता हूँ। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। वन टू थ्री फोर, पहले GIF का बना लेते हैं, तो GIF का ही बनेगा ऐसा। यहाँ पे बोल देता हूँ 1 2 3 -1 -2 -3। ये तो बन जाएगा भाई GIF का ग्राफ है सब। इसका बनाने के लिए देखो ये बनेगा ऐसा कुछ। ये जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला टाइप का बनेगा, और ये पैराबोला ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और ये देखो इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो इस पॉइंट पे कट करेगा और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है। यानी कि इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। अब 2 सॉल्यूशन देखो कैसे देख सकते हैं, अपन आराम से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे अपन को x का वैल्यू फाइंड करना है कि ये x क्या होगा, वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और यहाँ पे ये इसका x का वैल्यू क्या होगा। तो ग्राफ से तो अपन एग्जैक्ट नहीं देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से अपने पास एक आइडिया हो जाएगा कि देखो कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। एक तो y इक्वल टू इस पे कट कर रहा है, ये y इक्वल टू 2 है, और एक कट कर रहा है y इक्वल टू -2। यानी कि जब GIF x का वैल्यू कितना है, एक तो 2 के इक्वल होगा और एक -2 के इक्वल होगा, तब यहाँ से x का कोई ना कोई वैल्यू आएगा, यानी कि यहाँ का कोई सॉल्यूशन आएगा। तो जब ये इसके इक्वल है और ये इसके, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि एक बार तो x² - 4 इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, x² इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू बन जाएगा ±√6। अब x का वैल्यू +√6 भी आ रहा है और -√6 भी आ रहा है। तो देखो √6 का वैल्यू क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। तो देखो अगर यहाँ पे प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, तो वो ग्राफ से अपन पता करेंगे कि देखो यहाँ पे √6 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो पॉजिटिव के लिए देखो यहाँ पे कट कर रहा है, और नेगेटिव में अगर मैं -2 पॉइंट समथिंग जाऊँगा तो इसके लिए ये कट नहीं कर रहा। माइनस यहाँ से 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये इस GIF को कहीं पे कट नहीं कर रहा। तो यहाँ से सिर्फ अपन क्या लेंगे, यहाँ से सिर्फ अपन +√6 ही लेंगे, यानी कि x का वैल्यू √6 होगा। एक सॉल्यूशन आ गया। दूसरा अपन लेंगे x² - 4 इक्वल टू -2, ये बनेगा 4 - 2 तो x का वैल्यू यहाँ से +-√2। अब देखो +√2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग के लिए देखो ये कर्व 1 2 के भी भाई यहाँ कहीं पे आएगा, यहाँ पे देखो कहीं पे कट नहीं कर रहा है GIF को, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन -1 पॉइंट समथिंग के लिए देखो ये यहाँ पे कट कर रहा है इसका, ठीक है। तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा x इक्वल टू -√। तो इसके 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे भैया, एक हो जाएगा x का वैल्यू √6 और एक आ जाएगा x का वैल्यू -√2। तो ऐसा अपन ग्राफिकल तरीके से देख सकते हैं। या फिर इसको दूसरे अप्रोच से करना चाहें तो अपन को पता है GIF का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो इंटीजर पुट करते जाना यहाँ पे, जैसे इंटीजर क्या होता है 0 1 -1 2 -2 3 -3 ऐसा कुछ, तो वहाँ से x का वैल्यू आता जाएगा। लेकिन वो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे सपोज करो अगर मैं इसका वैल्यू 0 लिखूँ, तो 0 GIF कब होता है, इसको सोल्व करने से x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। जैसे सपोज करो यहाँ पे 0 करा अपन ने इसका वैल्यू, तो x² - 4 इक्वल टू 0, x का वैल्यू बनेगा यहाँ से +-2, लेकिन +-2 नहीं चाहिए अपन को। तो ये 0 कब होता है, इस इंटरवल में, तो +-2 इस इंटरवल में नहीं आ रहा, तो 0 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। फिर अपन पुट करेंगे 1 कब होगा, जब ये x का वैल्यू ये आएगा। तो इस इंटरवल में x का वैल्यू आना चाहिए, इसको रिजोल्व करने से। अब x² - 4 इक्वल टू मैं 1 करूँगा, तो x का वैल्यू आएगा +-√5, और √5 का वैल्यू 2 से
बड़ा होगा या फिर इधर -2 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये वाला सॉल्यूशन भी नहीं होगा। फिर -1 लेंगे, -1 पे भी नहीं होगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे 2 पुट करा मैं, तो x का वैल्यू अगर 2 पुट कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो जैसे मैं 2 पुट करूँगा यहाँ पे, ये बनेगा x² - 4 = a। लेकिन ये 2 कब बनेगा, जब x का वैल्यू होगा 2 to 3। तो यहाँ से जैसे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ±√6। अब √6 का वैल्यू अपन को पता है 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, तो वो इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक तो अपन इसका वैल्यू पुट कर करके देख सकते हैं, क्योंकि GIF का जो वैल्यू होगा वो एक इंटीजर होगा। और एक उससे भी अच्छा तरीका ग्राफिकल तरीके से अपन कर सकते हैं। तो ग्राफिकल तरीके से अपन को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको अपन रिजोल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन ग्राफिकल तरीके से बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन आगे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है एक अपने पास, फाइंड x इफ GIF ऑफ x², ये GIF को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ। ठीक है, GIF ऑफ x² > 4 एंड GIF ऑफ x <−5। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, बड़े आराम से निकाल सकते हैं अपन इसको। अपन को इसका पता होना चाहिए कि हाँ भाई GIF क्या होता है। देखो इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो हमेशा > 4 होना चाहिए। अब > 4 कब बनेगा, जब देखो ये इसका मतलब ये जो अंदर की बात है वो > 4 होनी चाहिए, ऐसा कुछ भाई, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, अगर यहाँ पे देखो 2 पुट करता हूँ मैं, तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा। ठीक है, अगर 2 से बड़ी वैल्यू पुट करूँगा मैं, तो जैसे मान लो अगर इसका GIF तो 4 बनेगा, जैसे 2 से बड़ी वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूँ, तो 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 9, और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि x का वैल्यू जब 2 से बड़ा होगा तो ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। x का वैल्यू जब इधर 2 या 2 से बड़ा होगा तो ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। दूसरा देखो ये स्क्वायर है, तो अगर मैं -2 भी पुट करता हूँ ना, तो भी ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी कितना बन जाएगा, 4 - 3। जो काम पॉजिटिव के लिए होगा वही काम नेगेटिव के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है x², तो ये -2। तो एक इंटरवल आ जाएगा 2 या 2 से बड़ा, और दूसरा इंटरवल आ जाएगा -2 या उससे छोटा। तो यहाँ से पहले वाले के लिए सॉल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞। ठीक है, बात करते हैं अपन इसकी GIF ऑफ x <−5। इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो -5 से छोटा होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं -4.2 की, तो -4.2 का GIF कितना आ जाएगा भाई, -5। अगर मैं बात करूं -5.1, तो -5.1 का GIF कितना बनेगा, -6। और -6 क्या बनेगा भाई, इसका इंटीजर वैल्यू आएगा, ये फिक्स बात है, इसका वैल्यू इंटीजर आएगा। तो देखो इसमें -5 से छोटा क्या क्या बन सकता है, ये -5। तो इधर में जाऊंगा तो ये सारे के सारे -5 से छोटे ही होंगे, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, -5 से सारे के सारे छोटे इंटीजर। अब ये -5 से सारे के सारे छोटे इंटीजर कब बनेंगे, जब मैं इसकी वैल्यू -5 से छोटी पुट करूँगा। तो -5 से छोटी कौन सी आ जाएगी, जैसे -5.00001 की भी बात करूँगा, उसका भी GIF कितना आ जाएगा, -6 आएगा। ऑब्वियस बात है ये इससे छोटा होगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू जो होना चाहिए वो इसके अंदर -5 से छोटा होगा, तभी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू बन जाएगा -∞ to -5। लेकिन ओपन इंटरवल आएगा यहाँ पे। क्लोज करने पे देखो ये -5 का वैल्यू -5 का GIF -5 आ जाएगा, और ये -5 <−5 है, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा, -5 को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर इक्वलिटी होल्ड कर जाती तो यहाँ पे भी ये -5 इंक्लूडेड हो जाता। ठीक है, तो GIF अपन ने देखा, उस पर कुछ एक क्वेश्चन करे हैं। अब बात करते हैं अपन आगे इसके नेक्स्ट फंक्शन की। देखो भाई नेक्स्ट फंक्शन होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगर GIF ठीक से आता है तो फ्रैक्शनल पार्ट भी आराम से अपन को समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें GIF का यूज़ है। देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं y = f(x) = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको ऐसे ब्रेसेज में रिप्रेजेंट करने का मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं इसके डोमेन, रेंज और ग्राफ की।
इसका जो वैल्यू होता है इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं x माइनस जी एफ ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो होता है x माइनस जी एफ ऑफ एक्स। तो देखो अपन इसका वैल्यू आराम से देख सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक होगा। अगर डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करें तो डोमेन ऑफ फंक्शन देखो, अगर कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो ये रियल नंबर आएगा। यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा इंटीजर। अपन ने देखा जीआईएफ का जो वैल्यू आता है वो इंटीजर आता है। तो रियल नंबर माइनस इंटीजर क्या बनेगा, एक रियल नंबर बनेगा, यानी कि कभी अनडिफाइंड होने वाली कोई बात होगी ही नहीं। अगर नहीं होगी तो इसका डोमेन जो बनेगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन रेंज की बात करते हैं अपन। अब देखो जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे कोई इंटीजर पुट कर रहा हूँ, अगर मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 का वैल्यू निकालना है तो ये बनेगा 1 माइनस जी एफ ऑफ 1, और 1 का जी एफ कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 ये बन जाएगा 0। जैसे मान लो अपन बात करते हैं कितना 3.2 की बात करते हैं। 3.2 पे देखो क्या बनेगा, ये x का वैल्यू एज इट इज आ जाएगा 3.2 माइनस जी एफ ऑफ 3.2, तो ये 3.2 माइनस 3.2 का जी एफ 3, ये बनेगा 0.2। जैसे 3.4 की बात कर लेते हैं तो 3.4 माइनस जी एफ ऑफ 3.4, तो ये बनेगा 3.4 माइनस 3.4। 3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो 3.9 माइनस जी एफ ऑफ 3.9, तो ये बनेगा 3.9 माइनस 3.9। यानी कि डेसिमल में के आगे की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता जाता हूँ, जैसे 0.1 पे 0.1 आ जाएगा, यहाँ पे 0.2 पे 0.2 आ जाएगा, 0.3 पे 0.3 आ जाएगा, ऐसे 0.9 पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.9। तो वो वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर नेगेटिव में बात करूँ, जैसे मान लो बात करनी है अपन को -4.5 की, तो -4.5 का ये x का वैल्यू और ये जी एफ बनेगा -4.5। -4.5 का जो जी एफ होगा वो बनेगा -5, तो ये बन जाएगा इधर प्लस, तो +5 माइनस 4.5 ये बन जाएगा 0.5। यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि मैं भले ही नेगेटिव पे वैल्यू निकालूं, पॉजिटिव पे वैल्यू निकालूं या इंटीजर पे वैल्यू निकालूं, इसका वैल्यू क्या क्या आ रहा है, देखो 0 आ रहा है, देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, या फिर देखो बड़ी से बड़ी वैल्यू पुट करने पे भी इसका वैल्यू 1 नहीं आ रहा, यानी कि इसका जो रेंज होगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो कभी 1 पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में आएगा। देखो 0 आ रहा है इधर, 0.2, 0.4, 0.9, 0.5, ऐसा ना तो नेगेटिव पे कुछ 1 से 1 या 1 से बड़ा तो बन ही नहीं रहा। तो इसका जो रेंज बनता है वो रेंज बनेगा 0 से 1। अपन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और इसको डायरेक्ट भी याद रखना है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज होगा वो बनेगा 0 to 1। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। पर रेंज अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो y जो हो गया एक तरीके से 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच में ही इसका ग्राफ बनेगा। तो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1, तो 0 से 1, यानी कि इन दोनों लाइन के बीच में बनेगा। लेकिन 1 के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ग्राफ नहीं आएगा, इस लाइन के ऊपर, क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ कहीं पे लिख लेता हूँ कि ये पॉइंट है कहीं पे 0,1, ये वाला पॉइंट। ऑब्वियस बात है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, और ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5। देखो 0 से 1 के बीच में अगर वैल्यू को इंक्रीज करोगे, जैसे 0 पे वैल्यू 0 आएगा, 0.1 पे 0.1, 0.2 पे 0.2, 0.3 पे 0.3, ऐसा। तो जैसे जैसे मैं 0 से 1 के बीच में वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा, वैसे वैसे इसका y का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ आ जाता है। देखो ये इंटीजर पे अपन को पता है, हर एक इंटीजर पे इसका वैल्यू, भाई ये यहाँ पे पुट करूंगा, जैसे 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस जी एफ ऑफ 2, 2 माइनस 2 0, हर एक इंटीजर पे इसका वैल्यू 0 बनेगा। और y इक्वल टू 0 होने का मतलब एक्स एक्सिस पे, तो देखो यहाँ पे 0 पे भी ये 0 आएगा, 1 पे भी 0 आएगा, हर एक इंटीजर पे 2 3 ये 0 आएगा।
और 1 का भी ये बनेगा नहीं, तो यहाँ पे होलो सर्कल आएगा हमेशा, ऐसा कुछ। और इंटीजर पे अपन को पता ही है भाई, सब पे वैल्यू 0 आएगा इसका, ठीक है। अब अपन ने बोला कि जैसे जैसे मैं इंटीजर के बीच का वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। इसके लिए ये ठीक है भाई, तो ये बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। इसका डोमेन हो गया, रेंज हो गया, और ये ग्राफ हो गया। अब बात करते हैं अपन इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। देखो इसकी प्रॉपर्टी अगर अपन को जीआईएफ अच्छे से पता है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी अपन को अच्छे से समझ में आएगा। अगर उसका अपन को ठीक से पता नहीं होगा तो अपन को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी समझ में नहीं आएगा। बात करते हैं अपन इसके कुछ एक प्रॉपर्टी को समझो भाई। देखो पहला प्रॉपर्टी है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एन वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इसके कहने का मतलब है कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ये क्या है अपने पास इंटीजर आएगा, एन को क्या बोल रखा है यहाँ पे इंटीजर, और इंटीजर का जीआईएफ देखें या फ्रैक्शनल पार्ट देखें, भाई इंटीजर का जीआईएफ तो इंटीजर ही आता है, और अपन इसको क्या बोल रहे हैं एक्स माइनस ये। तो जैसे ही अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट अपन को पता है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ये ऐसा लिखा हुआ है कि x में कोई भी एक इंटीजर ऐड हो रखा है, तो अपन ने बोला था कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, जैसे इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसके हिसाब से पहले तो ये अंदर की कहानी ऐसे कैसे आ जाएगी, माइनस ये बन जाएगा जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस है। अब अपन ने बोला था जी आई एफ की प्रॉपर्टी में कि अगर इंटीजर ऐड हो रखा है तो इंटीजर को अपन बाहर लिख सकते हैं, तो ये बनेगा x प्लस एन माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, और ये माइनस ऑफ एन आ जाएगा, तो ये देखो एन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो x माइनस एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा ही है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन कब, तभी लिख सकते हैं जब n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, हर बार नहीं लिख सकते हैं। सेकेंड, इफ x इक्वल टू एन प्लस पी एन बिलोंग्स टू जेड, जेड या i दोनों किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखो ये एक जैसे इसकी तरह ही है भाई, यहाँ पे देखो क्या लिखा था x प्लस एन लिखा था, और यहाँ पे n प्लस पी आ जाएगा, तो n यहाँ पे अगर इंटीजर है तो बच क्या जाएगा अपने पास, p बच जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ये। ठीक है, इसकी बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। इंटीजर पे ये 0 होगा, और अगर इंटीजर नहीं है तो माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होगा। कोई भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मान लो x का वैल्यू -2 पुट करा हमने, तो -2 जैसे ही पुट करेंगे -2, भाई अपन को पता है इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0, तो ये भी 0 और ये भी 0। भाई अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका नेगेटिव लगा दूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव इंटीजर का पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 आएगा, तो 0 + 0 हमेशा क्या बन जाएगा, 0। अगर ये इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। कैसे होगा, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, या फिर कोई एग्जांपल से देख लो। तो सपोज करो अपन 1.2 की बात कर रहे हैं, तो ये बनेगा 1.2, जब तो ये बन जाएगा -1.2 प्लस जी आई एफ ऑफ 1.2। अब इसकी बात करें तो ये x माइनस में लिखूँ मैं इसको, तो ऐसा लिख सकते हैं -1.2 माइनस ऐसा प्लस ये हो जाएगा 1.2 माइनस 1.2 का जी आई, तो ये बनेगा -1.2, इसका बन जाएगा -2 माइनस माइनस ये बन जाएगा +2 प्लस का ये 1.2, और ये बन जाएगा -1। देखो -1.2 प्लस 1.2 कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 बन जाएगा 1। तो अगर ये इंटीजर नहीं होगा तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा, और अगर इंटीजर होगा तो इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। बात करते हैं अपन इसकी। देखो अगर अपन से पूछे कि जी आई एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जी आई एफ हो, तो अपन को पता है जी आई एफ का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा इंटीजर आएगा, और अपन को दूसरी बात ये भी पता है कि इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो क्या होता है, 0। तो सीधी बात है जब ये इंटीजर बनेगा तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन जाएगा,
जीरो बन जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0। या फिर ऐसा वो उल्टा हो कि ये फ्रैक्शनल पार्ट अंदर आ जाए GIF के, तो ये बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ GIF बनेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू अपन को पता है, इसका रेंज होता है 0 से 1, इसका वैल्यू होता है 0 से 1, और 0 से 1 अगर इसके अंदर आएगा तो GIF जो होता है 0 से 1 का वो हमेशा 0 बनेगा, तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट अंदर हो या फिर GIF अंदर हो, दोनों का वैल्यू हमेशा क्या बनेगा 0 बनेगा। अगर बात करें इसकी अपन कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर फ्रैक्शनल पार्ट हो तो इसका वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ही आ जाएगा। जैसे सपोज करो भाई, यहाँ पे देख लो ना, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या आएगा 0 से 1, और 0 से 1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो वही आएगा। जैसे 0.1 का निकालोगे 0.1 ही आएगा, 0.2 का 0.2 आएगा, 0.3 का 0.3 आएगा। तो 0 से 1 के बीच में जो पुट करोगे वही आ जाएगा। तो ये वैल्यू 0 से 1 और ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है, तो यही वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो इन प्रॉपर्टी का अपन ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इस पर अपन 2-4 क्वेश्चन करते हैं जिससे ये प्रॉपर्टी और अच्छे से अपन को समझ में आए। देखो भाई, क्वेश्चन है अपना, फाइंड x इफ x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस GIF ऑफ x, ये कटा इधर, तो माइनस ऑफ GIF ऑफ x इक्वल टू 0, या फिर मैं लिख सकता हूँ GIF ऑफ x इक्वल टू 0। तो GIF ऑफ x इक्वल टू 0, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, अपन को पता है कि x का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होता है, यानी कि x जब ऐसा होता है 0 से 1, तो उसका उसका जो GIF होता है उसका वैल्यू क्या बनेगा 0 बनेगा। तो यहाँ से पता चल गया कि x का वैल्यू ये होना चाहिए। यानी कि मैंने पहले भी बताया था GIF के अंदर कि GIF के अंदर अगर कोई वैल्यू हो तो अपन को उसका आना चाहिए, और अगर उसके इक्वल टू में कुछ दे रखा हो तो अपन को पता होना चाहिए कि हाँ अंदर वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही होगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि सोल्व 2 into GIF ऑफ x इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वेयर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, अपन ने बता दिया ये GIF को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें अपन को x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। पहली बात, अपन को ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस GIF ऑफ x होता है, या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो भाई, x का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 2 GIF ऑफ x इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसकी वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, और ये ऐसा कैसा आ गया, इधर इसको लेके आऊँगा तो ये बनेगा, एक GIF कट जाएगा इधर से, ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, यहाँ से देखो क्या पता पड़ रहा है अपन को कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आ गया, GIF ऑफ x डिवाइडेड बाई 2। ऐसा कुछ अपन को इसके बारे में पता है कि ये 0 से 1 के बीच में होता है, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू अगर मैं इधर पुट करूँ, ये बनेगा, 2 से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा, ये तो 0 बनेगा, तो 0 GIF ऑफ x लेस देन, ये इधर बन जाएगा 2, ऐसा कुछ बनेगा। अब देखो यहाँ पे अपन को ये पता है कि इसका जो वैल्यू आएगा वो एक इंटीजर आएगा। अब 0 से 2 के बीच में इंटीजर क्या क्या आ जाएगा, इसके बीच में इंटीजर आ जाएगा, एक तो GIF ऑफ x इक्वल टू 0 आ जाएगा, और एक इंटीजर आएगा 1। इस इंटरवल में इंटीजर या तो 0 बनेगा या फिर बनेगा 1। अब देख लो कि x का वैल्यू इसके लिए, यहाँ से अगर x की बात करूँ तो x बिलोंग करना चाहिए ओपन एंड क्लोज इंटरवल 0 से 1, और यहाँ से निकालूँ तो x का वैल्यू आना चाहिए 1 से ओपन इंटरवल 2। इसका मतलब तो x का ये वैल्यू आ जाना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू नहीं आएगा, एग्जैक्टली ये वाला वैल्यू नहीं आएगा। हाँ, इस इंटरवल में कुछ वैल्यू आएगा जो क्या करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर लो। इस इक्वेशन को भाई सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे अपन ने पुट कर लिया, अगर मैं यहाँ पे देखो जैसे इसके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करूँ, 0.5 पुट करूँ यहाँ पे,
इसका कोई भी वैल्यू अगर मैं पुट करना चाहूँ, 0.5 पुट करना चाहूँ, तो यहाँ पे देखो 0.5 बनेगा, ये 0.5 का GIF 0, तो इधर तो 0 बन जाएगा, लेकिन 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना बन जाएगा, 0.5 ही बनेगा, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे मान लो मैं इसमें 0 पुट करूँ, x = 0, तो x = 0 का GIF 0, ये 0, और 0 का फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या बनेगा, 0, तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी कि एक वैल्यू तो ये हो जाएगा अपने पास, एक वैल्यू तो ये हो जाएगा। इसमें मैं GIF ऑफ x की जगह क्या लिख सकता हूँ, जैसे ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह लिख सकता हूँ मैं x माइनस GIF ऑफ x। इसको इधर लेके आऊँगा तो ये 3 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x, और ये बनेगा 2x। यहाँ की बात करें अपन, GIF ऑफ x = ये बन जाएगा 2/3 ऑफ x। यहाँ से पता है अपन को कि GIF ऑफ x का वैल्यू क्या होता है भाई, एक इंटीजर होता है। तो GIF ऑफ x का वैल्यू इंटीजर क्या क्या हो सकता है, वो अपन निकाल चुके हैं। या तो 0 होगा, अगर 0 होगा तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, देखो ये अगर 0 कर दूँ मैं, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो अपना आ चुका आंसर। और क्या हो सकता है, और इसका वैल्यू देखो, GIF ऑफ x का वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, कितना है, 1 है, तो 1 = 2/3x। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2। तो देखो यहाँ पे जब मैं 3/2 पुट करूँगा, तो ये 3/2 मतलब 1.5 का GIF 1, तो ये बनेगा 1/2, और 1/2 मतलब ये बनेगा 0.5 वैल्यू आ जाएगा इसका। 3/2 का अगर अपन यानी कि 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे, तो 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या आएगा, 0.5, तो इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो यहाँ से अपने पास 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई x का वैल्यू 0, और एक बन जाएगा 3/2। तो इस क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन हो जाएगा, एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा 3/2। तो इसको अपन को 2 बार ब्रेक करना पड़ेगा, एक बार x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक बार x की जगह करना पड़ेगा, और एक GIF ऑफ x की। यहाँ से देखो अपन को एग्जैक्टली मालूम पड़ गया था कि यहाँ इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 और 1, और ये 0 और 1 जब इसमें पुट करा तो पता चल गया। देखो यहाँ पे GIF ऑफ x का वैल्यू अपन को पता है क्या, कि यहाँ पे 0, लेकिन ये इस इंटरवल यहाँ पे एग्जैक्ट पता चल गया कि GIF ऑफ x का वैल्यू 0, तो मैं यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट पुट कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि ये जहाँ से अपन सोल्व करके लेके आए हैं, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तभी उसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ f ऑफ x माइनस GIF ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस GIF ऑफ x प्लस x। देखो अपन को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस GIF ऑफ x होता है। इसको थोड़ा सा इसका रेंज निकालना, तो मैं y के इक्वल कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ, x माइनस ये 1 प्लस x माइनस GIF ऑफ x। मैं इसको पहले लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये लिखने का मतलब ये हो गया कि ये फोटो अपन को दिख रहा है, ये किसके इक्वल है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के। तो यहाँ लिख दूंगा मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ पे y का वैल्यू दे रखा है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो मैं क्या कर लेता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस y इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ से देखो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस y इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस y। तो यहाँ से लिख दो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y। अब अपन को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, बिलोंग करता है 0 से 1, इसका जो रेंज होता है। या फिर मैं ऐसा बोल दूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये होता है। इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये बनेगा y अपॉन 1 माइनस y। इनइक्वालिटी बन गई भाई यहाँ पे। अब क्या करेंगे, एक बार ये वाला पार्ट लेंगे और एक बार ये वाला, फिर दोनों का कॉमन पोर्शन ले लेंगे, वो अपना फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो कैसे, तो पहली बात कर लेते हैं अपन इसकी। तो पहला केस ले लिया अपन ने y अपॉन 1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा y अपॉन y माइनस 1, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसको 0 करेंगे, नंबर लाइन पे डालेंगे, तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा 0 और 1, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव।
जब भी यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिखे तो मैं बता रखा है कि ये जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसको होलो सर्कल लगा लो। तो ये 1 पे 0 हो रहा है तो यहाँ पे इसको होलो सर्कल लगा दिया। अब नेगेटिव की बात कर रहा है तो ये, और इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे डॉटेड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा। सेकंड केस अपन ले लेते हैं ये वाला, ये बनेगा y/1 माइनस वाई लेस देन 1। इसको लेफ्ट साइड में ले आता हूँ तो ये y/1 माइनस 1 लेस देन 0। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे -1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 0। ऊपर देखो 2y बन जाएगा, 2y माइनस 1 माइनस वाई लेस देन 0। फिर वही इसको पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा ऐसा, और ये लेस देन ग्रेटर देन 0 में बदल जाएगा। दो वैल्यू आएगा 1/2 और 1। साइन इसके मेथड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 की बात करो, इक्वल टू का साइन है नहीं तो वैसे ही होलो सर्कल आ जाएगा और पॉजिटिव वाली वैल्यू आ जाएगी, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये आ रहा है, यहाँ से तो सॉल्यूशन अपना ये बन रहा है और यहाँ से बन रहा है ये। दोनों का कॉमन पार्ट ले लेता हूँ तो देखो दोनों का कॉमन पार्ट क्या क्या आ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, पॉइंट आ रहा है अपने पास 1/2 0 1/2 और 1। ये तो बोल रहा है 0 से 1 के बीच की बात, और ये बोल रहा है 1 से बड़ा यानी कि इधर, और 1/2 से छोटा यानी कि इधर। दोनों का कॉमन पोर्शन देखे तो ये आ जाएगा, 0 इंक्लूडेड हो जाएगा इधर, और 1/2 पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। तो यहाँ से जो y बनेगा वो y का वैल्यू आ जाएगा 0 to 1/2। तो ये जो गिवन फंक्शन है उसका रेंज बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ दे रखा होगा तो अपन पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि हाँ इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, वहाँ से अपन इनइक्वालिटी बना लेंगे। और इनइक्वालिटी अपन ने बड़े अच्छे से समझ रखा है, इनइक्वालिटी को सोल्व करके अपन फाइनल सॉल्यूशन तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन की। नेक्स्ट टाइप रहेगा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो अपने आप में एक चैप्टर है, अपन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसमें डिस्कस कर लें, और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी अपन अलग से और इसकी बात करेंगे लॉग फंक्शन की। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो पहली बात कर लेते हैं अपन इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द बेस एक्स, इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इसको डिफाइन करने के लिए ये ज़रूरी है कि देखो ए जो होना चाहिए वो पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। बेस के बारे में ये पता होना चाहिए अपन। यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे है बेस, तो बेस डिफाइन होना चाहिए इस फंक्शन के लिए। तो जो बेस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। देखो अगर इक्वल टू 1 कर दूंगा तो यहाँ पे x की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, फिर इसका वैल्यू y इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये हमेशा कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बनेगा। और यहाँ पे ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं इसके डोमेन की। डोमेन देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर की पावर अगर तुम कुछ भी लगाओगे तो वहाँ से एक रियल नंबर ही आएगा। भाई यहाँ पे एक रियल नंबर है, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, उस पॉजिटिव नंबर पे कोई भी एक रियल पावर लगाओगे तो वो हमेशा रियल वैल्यू ही देगा। यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा कि ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाए। इसका मतलब इसका डोमेन पूरा का पूरा R बन जाए। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज देखो अगर सपोज करो जैसे मान लो एक का वैल्यू 2 है तो मैंने ऐसा कोई फंक्शन लिखा 2 to the power x। अब देखो इसका जो वैल्यू बनेगा 2 का पावर कुछ भी लगाओ, तुम पॉजिटिव लगाओ नेगेटिव लगाओ, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे भाई 2 की पावर अगर तुम 2 लगाओगे 4 आएगा, 3 पे 8 आएगा, 4 पर 16 आएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा। ऐसे अगर नेगेटिव लगाओगे जैसे -1 लगाओगे तो ये 1/2 बन जाएगा, इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा।
तो एक्सपोनेंट का अगर बेस अपने पास पॉजिटिव है तो उसका पावर कुछ भी लगाएंगे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। तो इसका जो रेंज होगा वो हमेशा r प्लस ही बनेगा। इसका वैल्यू देखो कभी 0 भी नहीं हो सकता है, x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा, एक कोई रियल वैल्यू नहीं होगा जिससे इसका वैल्यू 0 हो। ये 0 होने के लिए x का वैल्यू -इन्फिनिटी होना पड़ेगा, और -इन्फिनिटी एक कोई रियल नंबर नहीं है। अपन x के बारे में बोल चुके हैं रियल नंबर है, तो रियल नंबर के लिए ये नहीं होगा। तो इसका जो रेंज होगा वो r प्लस या ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी ही होगा। ठीक है, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। बात करते हैं अपन इसके ग्राफ की। देखो भाई, अब देखो इसके दो टाइप के ग्राफ बनेंगे। दो टाइप के क्यों बनेंगे? क्योंकि ये डिपेंड करेगा बेस पे। जैसे एक तो y इक्वल टू 2 to the पावर x है, और एक मैं बोलूँ 1/2 to the पावर x। तो 2 to the पावर x में तो जैसे जैसे x को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे ये पूरा का पूरा इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर 1 से छोटी कोई वैल्यू है और उसकी पावर तुम बढ़ाते जाओगे तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे बेस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक डिवाइड कर देता हूँ 0 से 1 और एक 1 to इन्फिनिटी। तो जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। क्योंकि जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट में आऊँगा, x को बढ़ाऊंगा तो y भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो हाइट्स बढ़ते जाएगी। और दूसरा इसके अपोजिट हो जाएगा, अगर बेस 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा का मतलब 0 से 1 के बीच में होगा, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। अब देखो ये पॉइंट अपन निकाल सकते हैं, ये पॉइंट आराम से पता कर सकते हैं। ये क्या है, y एक्सिस है, y एक्सिस पे x इक्वल टू 0। तो जैसे ही x इक्वल टू 0 करोगे, a की पावर 0 कितना बन जाएगा, 1। तो ये पॉइंट होगा 0,1, ये पॉइंट हो जाएगा 0,1। तो ये तो है जब बेस ग्रेटर देन 1 हो, और ये ग्राफ बनेगा जब बेस 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो। बस 0 से बड़ा होना चाहिए, वो तो अपन ने पहले ही बोल दिया, और 1 से छोटे वाला ये केस बन गया। तो ये दोनों का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही जो लोगरिथमिक फंक्शन होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। उसमें भी अपन डोमेन, रेंज, ग्राफ सबकी बात करेंगे, लेकिन वो बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम क्या करो, ये जो फंक्शन है जितने भी अपन ने पढ़े हैं ना, इनका डोमेन, रेंज और ग्राफ जब तक तुम खुद से ड्रॉ नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन को एक बार पढ़ के उनके ग्राफ वगैरह ड्रॉ कर सको। ठीक है, तो बाकी बातें होगी वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।